हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बजट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पर उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज बजट, बजट होता क्या है। स्पेसिफाइड फ्यूचर टाइम पीरियड में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेशन, जिसको टाइम टू टाइम री इवैल्यूएट किया जाता है, बजट कहलाता है। चलिए बात करते हैं बजट से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में, जिसमें पहला है फिस्कल डेफिसिट। जब गवर्नमेंट की रिसीट उसके एंटायर एक्सपेंडिचर यानी खर्चों से कम हो और उस कमी को पूरा करने के लिए पब्लिक से मनी बोरो करना पड़े, तो ये फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। बोरोइंग से ना केवल डेट बढ़ता है, बल्कि गवर्नमेंट को उस डेट पर हर साल इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। अगर फिस्कल डेफिसिट एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो ये अनमैनेजेबल भी हो सकता है। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2017 में फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के 2.5% तक कम करने का गोल भी रखा था, जो कि पैंडेमिक की वजह से पूरा नहीं किया जा सका। करंट ईयर के लिए फिस्कल डेफिसिट 5.9% एस्टिमेट किया गया है, जिसको नेक्स्ट ईयर में और भी कम करने की कोशिश की जाएगी। नाउ सेकेंड टर्म इज प्राइमरी डेफिसिट। फ्रेंड्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट की पिछली बोरोइंग्स का इंटरेस्ट पेमेंट भी शामिल होता है। प्राइमरी डेफिसिट वो डेफिसिट होता है जो फिस्कल डेफिसिट से इंटरेस्ट पेमेंट को घटाकर बचता है। श्रिंकिंग प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट की तरफ होने वाले प्रोग्रेस को दिखाता है। बजट डॉक्यूमेंट में जीडीपी के परसेंटेज के रूप में डेफिसिट को भी मेंशन किया जाता है, जिससे कंपैरिजन इजी हो सके और एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव भी प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट है एफआरबीएम एक्ट, जो कि 2003 में एनैक्ट किया गया था। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2008-9 तक रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट करने के लिए लाया गया था। इसलिए 2008-9 से गवर्नमेंट को अपनी सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू रिसीट से पूरा करना होता है। कोई भी बोरोइंग केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए होती है। इस एक्ट के द्वारा 2008-9 के बाद से फिजिकल डेफिसिट पर 3% की लिमिट को भी मैंडेटरी कर दिया गया। अब बात करते हैं एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में। बजट प्रपोजल पर डिस्कशन और डिमांड फॉर ग्रांट्स पर वोटिंग के बाद गवर्नमेंट लोकसभा में एप्रोप्रिएशन बिल को इंट्रोड्यूस करती है। इसका ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी विड्रॉ करने की परमिशन देना होता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर के दौरान एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए वोट किया गया अमाउंट होता है। गवर्नमेंट को फंड को एक्सेस करने के लिए पार्लियामेंट से परमिशन लेना मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट टर्म है फाइनेंस बिल, जहां एप्रोप्रिएशन बिल गवर्नमेंट को फाइनेंशियल ईयर के दौरान एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी विड्रॉ करने की पावर देता है, तो वहीं फाइनेंस बिल उसे लोगों से टैक्स कलेक्ट करने की पावर देता है। न्यू टैक्सेस लगाने, एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट या एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव टाइम के बियॉन्ड कंटिन्यू रखने के लिए बजट प्रपोजल को इस बिल के थ्रू पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ फाइनेंस बिल पास किए जाने के बाद एक्ट बन जाते हैं और ये पार्लियामेंट के द्वारा बजट को पास करने की फाइनल स्टेज होती है। अब बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। सारा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जिनमें जनरली एसेट्स की सेल या क्रिएशन शामिल नहीं होती, वो रेवेन्यू अकाउंट के अंदर शामिल किए जाते हैं। रेवेन्यूज के केस में टैक्स सबसे इम्पोर्टेंट रेवेन्यू रिसीट होती है। एक्सपेंडिचर साइड में कोई भी चीज जिसके रिजल्ट में एसेट्स का क्रिएशन नहीं होता है, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर डाला जाता है। सैलरी, सब्सिडी और इंटरेस्ट पेमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के सूटेबल एग्जाम्पल्स हैं। कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो किसी एसेट को लिक्विडेट या क्रिएट करने वाले सभी रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर जनरली कैपिटल अकाउंट के अंदर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट किसी पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्ट करती है तो ये एक एसेट की सेल है। सेल से जनरेटेड रेवेन्यू को कैपिटल अकाउंट में डाला जाता है। अगर गवर्नमेंट किसी को लोन देती है जिस पर उसे इंटरेस्ट मिलने की उम्मीद होती है, तो वो एक्सपेंडिचर भी कैपिटल अकाउंट के अंदर जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि ये एसेट बनाते हैं। नेक्स्ट टर्म है नॉन टैक्स रेवेन्यू। इस सेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रिसीट इंटरेस्ट पेमेंट है, जो गवर्नमेंट के थ्रू स्टेट्स और रेलवे को दिए गए लोन पर रिसीव होता है, और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सिमिलर प्रॉफिट और डिविडेंड भी इंक्लूडेड है। गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाने वाली वेरियस सर्विसेज जैसे पुलिस और डिफेंस, सोशल और कम्युनिटी सर्विसेज जैसे मेडिकल सर्विसेज और इकोनॉमिक सर्विसेज जैसे पावर और रेलवेज भी गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करती हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। रेवेन्यू अकाउंट पर रेवेन्यू से ज्यादा डिसबर्समेंट को रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कंट्रोल इंडिकेटर है।
रेवेन्यू अकाउंट पर सभी एक्सपेंडिचर आइडियल फॉर्म से रेवेन्यू अकाउंट पर रिसीट से पूरे किए जाने चाहिए। रेवेन्यू डेफिसिट आइडियली 0 होना चाहिए। जब रेवेन्यू डिसबर्समेंट रिसीट से ज्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है। इस तरह की बोरोइंग को रिग्रेसिव माना जाता है क्योंकि ये कंजम्पशन के लिए होते हैं, ना कि एसेट क्रिएट करने के लिए। लास्ट टर्म जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गवर्नमेंट बोरोइंग। गवर्नमेंट बोरोइंग से मतलब वो बोरोइंग जो गवर्नमेंट के थ्रू कंट्री के अंदर या फॉरेन कंट्री से की जाती हैं। दूसरे वर्ड्स में गवर्नमेंट के थ्रू लिया गया लोन गवर्नमेंट बोरोइंग के रूप में कंसीडर किया जाता है। यह एसेंशियली टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज और बेनिफिट्स पर अपनी स्पेंडिंग्स को फंड देने के लिए बोरो करती है। जब गवर्नमेंट के स्पेंडिंग प्रोग्राम की फाइनेंसिंग में टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू कम हो जाता है तब गवर्नमेंट एनुअल बोरोइंग प्रोग्राम का अनाउंसमेंट करती है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो को एंड करते हैं और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट डाउन बिलो।